बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 वारिस। मोहन राकेश एक नए कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं के अनछुए पहलुओं को बड़ी कलात्मकता से उभारा गया है। इस कहानी में उन्होंने अध्यापन करने वाले एक वृद्ध निर्धन अध्यापक की दयनीय स्थिति का बड़ा मार्मिक नव यथार्थ चित्रण किया है। तो यानी यहाँ पर ये कहानी है जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर उन्होंने एक वृद्ध निर्धन अध्यापक की दयनीय स्थिति के बारे में बताया है। कड़ी में 3 बजते ही सीढ़ियों पर लाठी की खटखट होने लगती और मास्टर जी अपने गिरवा बाने में ऊपर दिखाई देते हैं। तो जैसे घड़ी में 3 बजते हैं, सीढ़ियों पर लाठी की खटखट की आवाज होती है और मास्टर जी ऊपर दिखाई देते हैं। खटखट की आवाज सुनते ही हम भागकर बैठक में पहुंच जाते और अपनी कापियां और किताबें ठीक करते हुए घड़ी की तरफ देखने लगते। तो जैसे ही उन्हें खटखट की आवाज आती थी, वो वैसे ही उस आवाज को सुनकर बैठक में भाग जाते और अपनी कॉपियां किताबें जो थे वो ठीक करते हुए पढ़ते हुए नजर आते थे। घड़ी 3 ना बजा चुकी होती तो उनके ऊपर पहुंचते बता देती। मैं बहन के कान के पास मुंह ले जाकर कहता 1 2 3। यानी अगर घड़ी में 3 बजे नहीं होते यानी बजने वाले होते तो जैसे ही वो वहां पहुंच जाते थे तो बज जाते थे और वो अपनी बहन के कान के पास मुंह ले जाकर कहते थे 1 2 3 यानी अब आ रहे हैं और मास्टर जी बैठक में पहुंच जाते। यानी 1 2 3 करने के जस्ट बाद ही मास्टर जी जो थे बैठक में पहुंच जाते। अगर घड़ी उनके वहां पहुंचने से 2-3 मिनट पहले 3 बजा चुकी होती तो वे उस पर शिकायत की एक नजर डालते, भर कर रखे हुए गिलास में से 2 घूंट पानी पीते और पढ़ाने बैठ जाते। यानी अगर उन्हें थोड़ी बहुत देर हो जाती तो वो घड़ी पर एक शिकायत की नजर डालते हुए देखते थे और पानी के 1 2 घूंट पीते थे और पढ़ाने के लिए बैठ जाते थे। हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी थी और वे हमें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आते थे। बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी मगर उसने उसी साल ABC से अंग्रेजी सीखी थी। यानी बहन उससे बड़ी थी लेकिन उसने उसी साल ABC से ही अंग्रेजी सीखी थी। मैं भी अंग्रेजी इतना ही जानता था कि बिना हिचकिचाहट के वंडरफुल के ये हिस्से बता देता था। WONDERFUWL वंडरफुल। मास्टर जी कविता उत्साह के साथ पढ़ाते थे। यानी ये सब वो कविताओं के माध्यम से सिखाते थे। मास्टर जी के आने का समय जितना निश्चित था, जाने का समय उतना ही अनिश्चित था। यानी उनके आने का समय तो निश्चित था लेकिन उनके जाने का कोई भी समय निश्चित नहीं था। यानी वो कभी जल्दी चले जाते थे, कभी लेट। वे कभी भी 1.5 घंटा और कभी 2 घंटा पढ़ाते रहते थे। यानी वो कभी 1.5 घंटा पढ़ाते थे और कभी 2 घंटे। पढ़ते पढ़ते 5 बजे को आ जाते तो मेरे लिए नाउन और एडजेक्टिव में फर्क करना मुश्किल हो जाता। यानी पढ़ते पढ़ते कभी कभी जब 5 बज जाते थे तो उनके लिए नाउन और एडजेक्टिव में भेद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मैं जम्हाइयाँ लेता बार बार उब कर घड़ी की तरफ देखता था। वो जम्हाइयाँ लेकर बार बार उब कर घड़ी की तरफ देखने लग जाते थे। बहन का ध्यान मेरे कॉपी पर होता क्योंकि वह आंख के इशारे से मुझे यह सब करने के लिए मना करती। कभी भी वह इशारे से धमकी देती कि मास्टर जी से मेरी शिकायत कर देगी। मैं आंखों से उसकी खुशामद कर लेता। जब मास्टर जी का सबक खत्म होता और उनकी कुर्सी चां की आवाज करती हुए पीछे हटती तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगता था। यानी जैसे ही यहाँ पर उनको नींद या जमाइयाँ आने लग जाती थी, उनका पढ़ने का मन नहीं करता था तो उनकी बहन उनको देखती थी तो वो समझ जाती थी और वो आंखों में उनको उसको सचेत करती थी और वो लेखक जो थे वो आंखों में उससे खुशामद कर लेते थे। और जैसे ही उनको लगता था कि मास्टर जी का सबक यानी ये पढ़ाना खत्म हो गया है और उनकी कुर्सी की चां की आवाज आती, वैसे ही उनका मन जो था वो खुशी से उछलने लगता था क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वो फ्री होने वाले।
सीढ़ियों पर खटखट की आवाज समाप्त होने से पहले ही मैं पतल और डोर लिए हुए ऊपर छत पर पहुंच जाता और आ वो काटा कटाई वो का नारा लगा देता। यानी सीढ़ियों पर जो खटखट की आवाज जो होती वो यानी उनके जाने से पहले ही वो छत पर पहुंच जाते और पतंग उड़ाने लग जाते और आए वो काटे का नारा लगाने लग जाते थे। मास्टर जी के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उनके नाम का भी हमें पता नहीं था। यानी मास्टर जी के नाम का भी उन्हें नहीं पता था, वो कौन थे क्या थे। एक दिन अचानक ही वे पिताजी के पास बैठक में आ पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि एक भी पैसा पास न होने से बहुत तंगी में है, मगर वे किसी से खैरात नहीं लेना चाहते, काम करके रोटी खाना चाहते हैं। तो एक दिन जब वो अचानक बैठक में उनके पिताजी के पास बैठे हुए थे तो वो उनको बता रहे थे कि उनके पास एक भी पैसे नहीं होने के कारण उनके पास पैसों की काफी तंगी चल रही थी, लेकिन वो किसी से भी खैरात में यानी बेवजह किसी से भी ऐसे पैसे नहीं ले सकती हैं। पिताजी ने उसी समय से उन्हें हमें पढ़ाने के लिए रख लिया। कुछ दिनों बाद वे उन्हें और ट्यूशन दिलाने लगे तो मास्टर जी ने मना कर दिया। वे हमारे घर से थोड़ी दूर गंदी सी गली में 400 रुपये महीने की कोठरी लेकर रहने लगे थे। तो जब ये बात उनके पिताजी ने देखी तो उनके पिताजी ने हमें उनको यानी लेखक और उनकी बहन को पढ़ाने के लिए रख लिया था। और कुछ दिनों बाद वे उन्हें और ट्यूशन दिलाने लगे तो मास्टर जी ने उन्हें मना कर दिया था। वो उनके घर के पास ही थोड़ी सी दूर पर 400 रुपये किराए में कोठरी लेकर रहते थे। एक दिन घड़ी ने 3 बजाए तो हम लोग रोज की तरह भागकर बैठक में पहुंच गए और दम साधकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तो एक दिन जब घड़ी में 3 बज गए तो वो भागकर बैठक में पहुंच गए और अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, मगर काफी समय गुजर जाने पर भी सीढ़ियों पर खटखट की आवाज सुनाई नहीं दी। 1 मिनट 10 मिनट हम लोगों को हैरानी हुई, मुझे खुशी भी हुई। 4 महीने में मास्टर जी ने पहली बार छुट्टी की थी। तो उस दिन क्या हुआ कि समय पूरा हो गया था, लेकिन तब भी उन्हें खटखट की आवाज सुनाई नहीं दी। यानी 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन मास्टर जी आए नहीं। तो वो दोनों बहुत ही हैरान हो गए और यहाँ पर उन्हें बहुत खुशी भी हुई। लेकिन ऐसा 4 महीने में अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि मास्टर जी ने कोई भी छुट्टी नहीं की थी। सहसा सीढ़ियों पर खटखट की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे हम चौंक गए और निराश भी हुए। मास्टर जी अपने रोज के कपड़ों के ऊपर एक मोटा गेरुआ कंबल लिए बैठक में पहुंच गए। तो कुछ ही देर हुए थे, उसके बाद फिर से उन्हें खटखट की आवाज सुनाई दी और वो चौंक गए और थोड़े निराश भी हुए, क्योंकि मास्टर जी फिर से आ गए थे पढ़ाने के लिए। तो मास्टर जी अपने रोज के कपड़ों के ऊपर एक कंबल लपेटकर बैठक में पहुंच गए थे। मैंने देखा उनका सारा चेहरा एक बार पसीने से भीग गया है और वे सिर से पैर तक कांप गए। कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने गिलास को छुआ मगर उठाया नहीं। उनका सिर झुककर बाहों में आ गया और कुछ देर वहीं पड़ा रहा। मैंने डरी हुई सी नजर से बहन की तरफ देखा, यानी वो काफी बीमार थे। मास्टर जी, आज आपका तबीयत ठीक नहीं है, बहन ने कहा। आज हम नहीं पढ़ेंगे। तो उनकी बहन ने यहाँ पर कहा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम नहीं पढ़ेंगे। पूरे 4 सप्ताह से वे टाइफाइड में पड़े रहे, यानी वो पूरे 4 सप्ताह से टाइफाइड में थे। उस दिन मेरी ड्यूटी लगाई गई कि मैं उनकी कोठरी में जाकर उन्हें सूप वगैरह दे आया करूं। तो उस दिन उनकी ड्यूटी लगाई गई कि वो उनको कोठरी में जाकर उनकी जगह पे जहां पर वो रहते हैं वहां जाकर उनको सूप वगैरह देना हुआ। वैद्य जी के पास जाकर दवाई ववाई भी मुझे ही लानी होती थी। मेरा काफी समय उनकी कोठरी में बीतता था। कभी मैं उठकर खिड़की के पास चले जाता। खिड़की में सलाखों की जगह बांस के टुकड़े लगे हुए थे। गली में उठती हुई भयानक दुर्गंध से दिमाग फटने लगता। तो उनकी गली में बहुत ही ज्यादा गंदगी थी, जिससे वो उनके दिमाग पर लगती थी और बहुत ही गंदी स्मेल आती थी। वह गली जैसे शहर का कूड़ा घर थी। तो वो गली ऐसी थी जैसे पूरे शहर का कूड़ा घर वही गली है। एक मुर्गा गली के कूड़े को अपने पैरों से बिखेरता रहता और हर 8-10 मिनट बाद जोर से बांग दे देता। तो
वहां पर बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। मास्टर जी के पास ज्यादा सामान नहीं था, पर जो कुछ भी था उसे देखने को मेरे मन में बहुत उत्सुकता रहती। एक दिन जब थोड़ी देर के लिए मास्टर जी की आंख लगी तो मैंने कोठरी के सारे सामान की जांच कर डाली। तो मास्टर जी के पास बहुत ही कम सामान था, ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन यहाँ पर लेखक को उस थोड़े सामान को भी देखने की उत्सुकता थी। और एक दिन जब वो उनकी आंख लगी, वो सोने लगे, तो कोठरी के सारे सामान की उन्होंने जांच कर डाली, यानी देख लिया कि उनके पास क्या क्या सामान है और क्या क्या रखा है। कपड़ों के नाम पर वही चंद चिथड़े जो हम उनके शरीर पर देखा करते थे। डंडे और कमंडल के अतिरिक्त उनकी संपत्ति में कुछ पुरानी फटी हुई पुस्तकें बांग्ला भाषा में थी। तो कपड़ों के नाम पर तो कुछ चिथड़े, यानी बहुत ही बेकार से कपड़े थे जो अक्सर वो उनके ऊपर देखा ही करते थे। और डंडे और कमंडल के अतिरिक्त उनके पास एक संपत्ति थी, कुछ पुरानी फटी हुई किताबें थी जो कि बांग्ला भाषा में थी। अच्छे होकर जब वे हमें फिर पढ़ाने आने लगे तो उन्होंने कहा कि अब से वे हमें अंग्रेजी के अतिरिक्त थोड़ी थोड़ी बांग्ला भी सिखाएंगे। तो जब वो ठीक हो गए, दोबारा से उनको पढ़ाने लगे, तो उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजी के अतिरिक्त उन्हें दूसरी भाषा यानी बांग्ला भाषा भी सिखाएंगे। लेकिन हमारी प्रगति से मास्टर जी बहुत निराश हुए और कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें बांग्ला सिखाने का विचार छोड़ दिया। तो यहाँ उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था और कुछ दिनों बाद मास्टर जी ने कहा कि अब उन्हें बांग्ला भाषा नहीं सिखाएंगे। परीक्षा के अब थोड़े ही दिन रह गए थे। पिताजी ने हमसे कहा कि मास्टर जी को अभी से सूचित कर दें कि जिस दिन हमारा अंग्रेजी का भी पेपर होगा उस दिन तक तो हम उनसे पढ़ते रहेंगे, मगर उसके बाद जब परीक्षा के थोड़े ही दिन बचे थे तो उनके पिता ने हमसे कहा कि मास्टर जी को बता दो कि जिस दिन अंग्रेजी का पेपर होगा उस दिन तक तो वो पढ़ते रहेंगे उनसे, और उसके बाद क्या था, उस दिन मास्टर जी के आने तक हम आपस में झगड़ते रहे कि हम में से कौन उनसे ये बात कहेगा। तो उस दिन जब मास्टर जी आने वाले थे तो वो दोनों आपस में झगड़ते रहे कि ये बात मास्टर जी से कौन कहेगा। आखिर 3 बज गए और मास्टर जी आ गए। बहन ने एक बार फिर से मेरी तरफ देखा, मगर मेरी आंखें जमीन में धंसी रही। यानी उनकी बहन ने उनकी तरफ देखा लेकिन वो चुप थे, उन्होंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया अपनी बहन को। मास्टर जी पिताजी ने कहा और उसने रुकते रुकते बात उन्हें बता दी। क्या मैं नहीं जानता, माथे पर त्योरियां डालकर सहसा उन्होंने कड़े शब्द में कहा। मुझे बताने की क्या जरूरत थी, और वे जल्दी जल्दी कविता की पंक्तियां पढ़ाने लगे। तो वो कहते हैं कि क्या मैं नहीं जानता, ये बात तो मुझे भी पता है। और उन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में कहा कि ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, और वे जल्दी जल्दी कविता की पंक्तियां पढ़ाने लग गए। उस दिन पहली बार उन्होंने जाने का समय जानने के लिए भी घड़ी की तरफ देखा। पूरे 4 बजे से ही वे कागज समेटते हुए उठ खड़े हुए। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जाने के लिए अपनी घड़ी की तरफ देखा और 4 बजे से ही वो अपने कागज समेटते हुए वहां से उठ खड़े हुए। अगले दिन आए तो आते ही उन्होंने परीक्षा की डेटशीट देखी और बताया कि जिस दिन हमारा बी पेपर होगा उसी दिन वे वहां से चले जाएंगे। और अगले दिन जब वो डेटशीट लेकर आए और उन्होंने बताया कि जिस दिन उनका बी पेपर होगा उस दिन वो वहां से चले जाएंगे। हमारा बी पेपर हो गया। मास्टर जी ने कांपते हाथों से हमारा पर्चा देखा। उन्होंने जो कुछ पूछा मैंने उसका सही जवाब बता दिया। मैं हॉल से निकलकर हर सवाल के सही जवाब का पता कर आया था। बहन जवाब देने में अटकती रही। मास्टर जी ने मेरी पीठ थपथपाई, पानी पिया और चले गए। तो जब वो पेपर देकर आए तो उनका पेपर देखा मास्टर जी ने, तो जो लेखक थे उन्होंने सारे सवालों को जवाब पहले ही पता कर लिया था, तो उन्होंने सारे सवालों का सही जवाब उन्हें बता दिया। बहन थोड़ी सी अटक रही थी, तो मास्टर जी ने उनकी पीठ थपथपाई, पानी पिया और वहां से चले गए। मगर शाम को वे फिर आए। पिताजी से उन्होंने कहा कि वे जाने से पहले बच्चों से एक बार मिलने आए हैं। हम दोनों को अंदर बुलाया गया। मास्टर जी ने हमसे कोई बात नहीं की, सिर्फ हमारे सिर पर हाथ फेरा, अच्छा कहकर चल दिए। तो उस दिन शाम को वो एक बार फिर घर आए और उनके पिताजी से कहा कि मैं जाने से पहले एक बार बच्चों से मिलना चाहता हूँ। और उन्होंने हम दोनों को बुलाया, लेखक और उनकी बहन को, और कुछ बात नहीं की, लेकिन सिर पर हाथ
हाथ रखा और अच्छा कहकर चल दिए। हम लोग उनके साथ ड्योढ़ी तक आए। वहां रुककर उन्होंने मेरी ठोड़ी को छुआ और कहा, अच्छा मेरे बच्चों, और कांपते हाथों से उन्होंने कहा, किसी तरह अपना भूरा फाउंटेन पेन जेब से निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। तो वो काफी दूर तक उनके साथ गए उनको छोड़ने के लिए। तो वहां कुछ दूरी पर उन्होंने रुककर उन्होंने उनकी ठोड़ी को छुआ और कहा, अच्छा मेरे बच्चों, और कांपते हुए उन्होंने अपना पूरा फाउंटेन पेन जेब से निकाला और उनके हाथ में रख दिया। रख लो, उन्होंने ऐसा कहा। जब मैंने उसे लेने से इनकार किया तो बहुत अच्छा तो नहीं है मगर काम करता है, मुझे तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने पास रख छोड़ना या फिर फेंक देना। तो अब उन्होंने, मास्टर जी ने लेखक से कहा कि इसे रख लो, इनकार मत करो, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत काम करता है, मुझे तो अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे पास रखा रहेगा या फिर फेंक देना। उनकी आंखें भर आई थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया और मेरा कंधा थपथपाकर खटखट करते सीढ़ियों से उतर गए। तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया लेकिन उनका मन खुश नहीं था और लेखक का कंधा थपथपाकर खटखट करते हुए वो सीढ़ियों से उतर गए। बहन स्पर्धा की दृष्टि मेरे हाथ में उस फाउंटेन पेन को देख रही थी। मैंने उसे अंगूठा दिखाया और पेन खोलकर उसकी निब की जांच करने लगा और उनकी बहन जो थी उनके हाथ में फाउंटेन पेन जो था उसको देख रही थी कि वो उनको मिल जाए। लेकिन जो यहाँ पर लेखक थे मोहन राकेश, उन्होंने उसको अंगूठा दिखाया, यानी उन्होंने उनको वो पेन नहीं दिया और उसकी निब खोलकर उसकी जांच करने लगे। मगर उसके कुछ ही दिन बाद वह निब टूट गया और फिर वह पेन भी जाने कहाँ हो गया, और कुछ दिन बाद उसकी निब टूट गई और पेन भी पता नहीं कहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो लेखक मोहन राकेश हैं उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई है अपने अध्यापक की, अपने गुरु की, जो उनको पढ़ाने के लिए आते थे, किस तरह के थे और किस तरह उनको उन्होंने बचपन में इतने उससे पढ़ाया, कितने समय के पाबंद थे वो, कितना अच्छा उन्होंने उन्हें पढ़ाया। तो ये चैप्टर यहाँ पर यही खत्म होता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।